हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अजय सिंह। मैं छत्तीसगढ़ एग्रीकल्चर कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर कार्य करता हूं और आपका एकलव्य IAS एकेडमी में के इस सेशन में आपका स्वागत है। इसमें आज हम ये देखेंगे कि जो खरपतवार जो है उसका जो है वर्गीकरण हम किस तरह से करते हैं और वर्गीकरण से संबंधित हमारे पास क्या क्या जानकारियाँ हो सकती हैं जो कि एग्ज़ाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। तो इसका सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन होता है, जो पहला बेस हमने लिया है, वो है इसके जीवन के चक्र के आधार पर। तो जीवन चक्र के आधार पे हम इसको 3 वर्ग में हम इसको विभाजित करते हैं। पहला वर्ग है आपका एनुअल वीड्स, दूसरा आपका बाइएनुअल वीड्स और तीसरा जो है पेरेनियल वीड्स। तो एनुअल वीड्स का मतलब ये है कि जो साल भर में अपना पूरा जीवन चक्र कर लेते हैं, और बाइएनुअल में जो कि 2 साल में करते हैं, और जो अपना जीवन चक्र 2 साल से अधिक समय में पूरा करते हैं उसको अपन पेरेनियल वीड्स कहते हैं। अब जो समस्या के तौर पे जो खरपतवार इन तीनों वर्ग में देखा जाता है, उसमें जो पेरेनियल वीड्स हैं वो ज़्यादा समस्या करने वाले होते हैं, क्योंकि उनका कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम है और उनका कंट्रोल बहुत प्रभावी तरीके से भी नहीं हो पाता, क्योंकि लगातार वो धीरे धीरे आते रहते हैं। तो उनके कंट्रोल के लिए बहुत आपको ध्यान से उस चीज़ को करना होता है। तो पहला अपन देखेंगे कि आपका एनुअल वीड्स। एनुअल वीड्स का क्या मतलब है? दोज दैट लिव्स ओनली फॉर अ सीजन और ईयर एंड कंप्लीट्स देयर लाइफ साइकिल। जीवन चक्र को वो कंप्लीट करते इन दैट सीजन और ईयर। मतलब वो खरपतवार जो अपना जीवन चक्र जो है या जीवन काल केवल एक सीज़न में या एक साल में अपने आप को कंप्लीट कर लेते हैं, उसको अपन एनुअल वीड्स या वार्षिक खरपतवार कहते हैं। तो इस तरह के जो खरपतवार होते हैं उनके मतलब विशेषता जो है, उनकी विशेषता जो है वो एक स्पेशल टाइप की होती है। और कैसे आप उनको पहचानेंगे? जैसे मान लो आप उनको फील्ड पे देखते हैं तो आप किस तरह से पहचानोगे कि एनुअल कौन सा है, बाइएनुअल कौन सा है या पेरेनियल कौन सा है? तो उसके लिए सबसे एक अच्छा जनरल मेथड होता है कि इनका जो आपका स्टेम जो होगा, स्टेम आपका काफ़ी वीक होता है, कमज़ोर होता है, जैसे आपको बताएंगे। और ये सीड जो है ये आपके बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं। सीड का जो प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं। फिर उनको यदि आप उखाड़ के देखते हैं तो उनका जो रूट सिस्टम होता है वो ज़्यादा विकसित नहीं होता, मतलब उथला ही उनका रूट का सिस्टम होता है। तो इन सब चीज़ों से हम उसको देख सकते हैं और पहचान सकते हैं, है ना। दीज आर स्मॉल हब्स, मतलब आपके ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, छोटे से प्लांट होंगे। फिर आपका विथ शैलो रूट स्ट्रक्चर होगा, उनका स्ट्रक्चर शैलो रूट का होगा, रूट का स्ट्रक्चर जो है शैलो होगा। और फिर आपका वीक उनमें स्टेम होगा, स्टेम जो है आपका काफ़ी कमज़ोर होगा। फिर ये जो सीड का जो प्रोडक्शन करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में करते हैं। सीड का प्रोडक्शन, ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सीड का प्रोडक्शन बहुत अधिक मात्रा में करते हैं। और इनका जो मोड ऑफ जो प्रोपगेशन होगा, और जो वीड्स है उनका मोड ऑफ प्रोपगेशन कई तरीके से हो सकता है। जब वानस्पतिक भाग से भी कर सकते हैं, राइजोम से कर सकते हैं, कॉर्म से कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो वार्षिक आपके खरपतवार हैं उनका जो प्रोपगेशन होता है या उनका जो है जीवन की वृद्धि का क्रम जो है वो चालू रहता है, वो होता है आपका सीड के थ्रू। ये ज़्यादातर क्या होते हैं कि सीड के थ्रू क्या करते हैं या बीज के माध्यम से ये एक मतलब अपना जीवन जो है आगे ये चलाते हैं। अब इनमें इस तरह से काम होता है कि आपका जैसे ये वीड आपके जर्मिनेट हुए, साल भर में क्या किया, साल भर के अंदर इन्होंने क्या किया, अपना सीड प्रोड्यूस किया, सीड को उत्पादित करके इन्होंने फील्ड में छोड़ दिया और उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब जो सीड है वो आपका फील्ड में पड़ा रहेगा, सीड जो है आपका खेत में पड़ा रहेगा, वो सीड उस खेत में ही पड़ा रहेगा और दूसरे एजेंट्स के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह वो जाएगा। फिर जैसे ही उसको अगले साल अच्छी सर्वाइवल की स्थिति मिली या अच्छे स्थिति उसने अपने जर्मिनेट करने का पाया या थोड़ा सा भी उसको वाटर का सोर्स मिला, तो उस केस में वो फिर वो जर्मिनेट हो जाते हैं। और ये स्थिति उनको तब प्राप्त होती है जब अगले साल या अगले सीज़न में जो कोई क्रॉप लगाई जाती है, तो उस समय क्या है, उनको क्रॉप के प्रिपरेशन के लिए जो हम टिलेज की ऑपरेशन करते हैं, तो उस दौरान क्या है, उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है। तो इस तरह से क्या है, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन वो अपना प्रोपगेशन करते रहते हैं। आफ्टर सीडिंग द एनुअल डाई अवे एंड द सीड्स जर्मिनेट एंड स्टार्ट द नेक्स्ट जनरेशन इन द नेक्स्ट सीजन या फिर और ईयर फॉलोइंग।
मोस्ट कॉमन फील्ड वीड्स आर एनुअल्स। जो ज़्यादातर हम वीड्स देखते हैं उसमें से समझिए कि 70 से 80% जो है वो जो वीड्स हैं आपको ज़्यादातर एनुअल्स वीड ही दिखाई देंगे, जो कि अपना जीवन चक्र 1 साल में पूरा करते हैं। और ऐसे वीड्स जो कि मानसून के समय या रेनी सीजन में आते हैं, रेनी सीजन में जितने भी वीड्स आपको दिखाई देंगे जो मानसून के सीज़न में, वो ज़्यादातर क्या होते हैं, वो आपके एनुअल सीड्स ही होंगे। मानसून के समय पे वे तेज़ी से क्या है अपना विकास करते हैं। जैसे आपका कॉमेलिना, आपका बेंगालिसिस हो गया, आपका इरेक्टा हो गया, ये सब। और जो विंटर एनुअल्स आपका चिनोपोडियम एल्बम हो गया, जो कि आपका सर्दियों के दिन में आता है। चिनोपोडियम एल्बम को अपन बथुआ के नाम से भी जानते हैं, इसको अपन बथुआ के नाम से भी जानते हैं। या इसको ध्यान रखिएगा, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट वीड है। आपको इसका साइंटिफिक नेम भी पूछ सकता है कि बथुआ का आपका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो बथुआ का वैज्ञानिक नाम आपका चिनोपोडियम एल्बम है, ये जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। और ये आपका किस तरह का वीड है, तो ये आपका वार्षिक वीड है या वार्षिक खरपतवार है, मतलब 1 साल में अपना जीवन चक्र ये पूरा कर लेता है। फिर दूसरा वर्ग है आपका बायनियल्स, या फिर इसी को हम ये कहते हैं आपका द्विवार्षिक खरपतवार। द्विवार्षिक आपका खरपतवार। इन द्विवार्षिक खरपतवार की जो विशेषता होती है, ये क्या करते हैं कि जो पहला साल है, जो फर्स्ट ईयर है, उसमें ये जर्मिनेट करेंगे और अपना वानस्पतिक वृद्धि करेंगे या वेजिटेटिव ग्रोथ ये कंप्लीट करते हैं पहले साल में। मतलब पहले साल में इनके अंदर कोई भी फूल नहीं आएगा, कोई भी फ्लावर नहीं आएगा, कोई भी फल नहीं आएगा, केवल अपना पूरी तरह से क्या है, ये पहले सीज़न में आपका केवल वानस्पतिक ग्रोथ करेंगे। फिर जो दूसरा सीज़न आएगा, या दूसरा सीज़न कहना चाहिए या फिर ईयर भी कह सकते हैं आप, कुछ मामले में ईयर भी होता है, जो सेकेंड ईयर होगा या सीज़न होगा, उसमें क्या होता है कि इनमें फ्रूट्स सीड सेटिंग होती है, फ्रूट्स का निर्माण होता है और फ्लावर आते हैं, या फ्लावर आते हैं फिर सीड्स का निर्माण होता है। तो सेकेंड सीज़न फ्लावर एंड सीड सेट सीड्स इन द सक्सीडिंग सीजन एंड देन डाई। और फिर उसके बाद क्या होता है कि उस पौधे की मृत्यु हो जाती है। अब सीड बनने के बाद फिर वो उसने फील्ड पे छोड़ दिया है, अपने सर्वाइव करने की नेक्स्ट जनरेशन में जाने के लिए वो तैयार हो चुका है। दिस फाउंड मेनली ऑन नॉन क्रॉप्ड एरिया। मैंने इसे बताया आपको, ज़्यादातर क्रॉप्ड एरिया में आपको जो मिलेगा वो आपका एनुअल क्रॉप ही, ये एनुअल जो वीड है वो आपको ज़्यादातर दिखाई देगा। सेम मानसून के सीज़न में जो वीड्स ज़्यादातर आएंगे वो आपके एनुअल्स ही होंगे। तो ये जो वीड्स जो आपके मिलेंगे, ये ऐसे एरिया में मिलेंगे जहाँ पे हम क्रॉप नहीं उगाते हैं, या सामान्यतः जहाँ पे कर्षण क्रियाएँ हम नहीं करते हैं, भू परिष्करण नहीं करते हैं। मतलब इसको आप इस तरह समझिए कि फील्ड में हो सकता है, फील्ड के अंदर आपको द्विवार्षिक क्रॉप ना मिले, हो सकता है द्विवार्षिक आपको खरपतवार ढूंढना है तो मेड़ में आपको मिल सकता है, मेड़ में आपको वो चीज़ मिल सकती है, क्योंकि मेड़ में अपन किसी तरह की कर्षण क्रियाएं वगैरह नहीं करते हैं। तो वहाँ पे क्या है, वो आपको जो वीड्स मिलेंगे वो द्विवार्षिक हो सकते हैं, ये जनरली आपको फील्ड पे नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका डाकस करोटा हो गया और अल्टरनेथेरिया आपका और डाकस करोटा, इसी तरह के आपके वीड्स हैं जो कि 2 साल में अपना काम, मतलब आपका जीवन चक्र पूरा करते हैं। फिर आपका है पेरेनियल वीड्स। वीड्स के मामले में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो दिखाई देता है वो पेरेनियल वीड्स में दिखाई देता है। बहुवार्षिक खरपतवार ऐसे खरपतवार होते हैं जो कि अपना जीवन चक्र कई वर्षों तक लगातार चलाते रहते हैं। इस दौरान क्या है, वो वानस्पतिक वृद्धि भी करेंगे, फ्रूट भी प्रोड्यूस करेंगे, सीड भी प्रोड्यूस करेंगे, और सीड प्रोड्यूस करने के बाद भी उनका मतलब जो अस्तित्व ख़त्म नहीं होगा, वो फिर से क्या है अगले सीज़न के लिए वो फिर अपनी सुसुप्तावस्था के बाद वो फिर से तैयार हो जाएंगे और लगातार वो क्रॉप को डैमेज करते रहते हैं। अब इस तरह के केस में क्या होता है, वो सीड का भी प्रोडक्शन कर रहे हैं और साथ में खुद भी क्या कर रहे हैं कि आपका एनवायरनमेंट में नुकसान पहुंचाने वाली स्थिति क्रिएट कर रहे हैं। तो इस तरह के खरपतवार को हम बहुवार्षिक खरपतवार की कैटेगरी में के वर्ग में डालते हैं। पेरिनियल्स लाइव फॉर मोर देन 2 years एंड में लिव ऑलमोस्ट इंडेफिनिटली। वो बहुत लंबे समय तक वो आपके जीवित रह सकते हैं। दे एडॉप्टेड
टू विथस्टैंड एडवर्स कंडीशन। कैसे भी ये सबसे खतरनाक वीड होते हैं, मतलब खतरनाक का मतलब सर्वाइवल क्षमता इनकी सबसे ज़्यादा होती है। अब सर्वाइवल क्षमता कैसे ज़्यादा हो सकती है, ये कैसे भी एडवर्स इफेक्ट या फिर एडवर्स कंडीशन जो है, जो आपका मौसम का कोई भी प्रतिकूल आपका जो स्थिति है उसमें ये आराम से अपना ग्रोथ जो है वो करते रहते हैं। मतलब उसमें ख़त्म होने का ये नाम नहीं लेते हैं, धीरे धीरे ग्रोथ वहाँ पे करते रहते हैं। मतलब कितनी भी सीवियर कंडीशन हो जाए ये ख़त्म नहीं होते। दे प्रोपोगेटेड, हाँ इसमें ये एक और भी क्वालिटी पाई जाती है कि ये सीड के थ्रू प्रोपोगेट नहीं होते। जैसे आपका वार्षिक जो खरपतवार है वो ज़्यादातर खरपतवार आपके सीड के थ्रू प्रोपोगेट होते हैं, लेकिन ये क्या है, ये सीड के थ्रू तो होंगे ये आपके जितने भी और बॉटनिकल इनके मतलब आपके वानस्पतिक जो भाग है उससे भी आपके हो सकते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम के माध्यम से हो सकते हैं, रूट्स के माध्यम से हो सकते हैं, राइजोम के माध्यम से हो सकते हैं, ट्यूबर के माध्यम से हो सकते हैं। मतलब ये समझिए कि जितना भी प्लांट पार्ट है उसके किसी भी भाग से ये आसानी से अपने आप को जर्मिनेट कर सकते हैं। मतलब एक तो जल्दी ख़त्म भी नहीं होंगे और साथ में इनका प्लांट पार्ट कहीं पे भी जाएगा या कोई भी प्लांट पार्ट जाएगा तो वहाँ पे वो अपने आप को फिर से रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखते हैं। इसीलिए पेरेनियल वीड्स जो है इसको सबसे कंट्रोल के मामले में सबसे डिफ़िकल्ट जो है वो पाया जाता है। मतलब जिस एरिया में बहुवर्षीय खरपतवार आ गया तो उसको मैनेज करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा उपाय करने पड़ेंगे, नहीं तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, वो पूरे फील्ड को कवर कर लेगा। हैंस दे आर, हाँ इसको आगे हम इन जितने भी अलग अलग प्रोपगेशन के थ्रू जो वो अपने आप को प्रोपोगेट करते हैं, जो अलग अलग प्रोपोगेशन मटेरियल के माध्यम से जो वो अपने आप को प्रोपोगेट करते हैं, उसके बेसिस पे आगे हम इसको और क्लासीफाई कर सकते हैं। जो हो गया राइजोम हो गया, स्टोलन हो गया, आपका रूट्स हो गया और ट्यूबर्स हो गया। इसमें ध्यान रखिएगा कि ये पूछता है कि राइजोम्स जो हैं वो किस तरह के आपके किस तरह के खरपतवार हैं, तो एक वर्षीय, द्विवर्षीय या फिर बहुवर्षीय। तो ज़्यादातर राइजोम जो हैं वो आपके बहुवर्षीय खरपतवार की श्रेणी में आएंगे। जैसे ये आपका पेरेनियल वीड्स। अब ये आपका सिंपल पेरेनियल्स। सिंपल पेरेनियल्स का मतलब यह है ये केवल आपके सीड्स के माध्यम से, ऐसे आपके बहुवार्षिक खरपतवार जो सीड्स के माध्यम से अपना प्रोपोगेशन करते हैं उसको अपन सिंपल पेरेनियल्स कहते हैं। मतलब ये आपके सामान्य रूप से एक बहुवार्षिक आपके खरपतवार हैं, इसमें सीड्स के अलावा और दूसरे प्लांट पार्ट से ये अपने आप को प्रोपोगेट नहीं करते हैं। जैसे आपका सैंकस आपका आर्वेंसिस, या ये जो कॉन्वोलुलस जो आर्वेंसिस है, हिरनखुरी, उन्हीं के परिवार से एक सदस्य है जिसका आपका जो इसका प्रोपोगेशन है वो केवल सीड के माध्यम से होता है। मतलब इसमें फ्लावर आएगा और फ्लावर के थ्रू आपका सीड का सेटिंग होगा और फिर उसके थ्रू ये आगे अपना जीवन आगे बढ़ाएगा। फिर आप आता है आपका बल्ब के माध्यम से जो पेरेनियल्स अस्तित्व में आते हैं। तो ऐसे प्लांट्स विच पजेज आपका मॉडिफाइड स्टेम्स, ये क्या करते हैं, अपने स्टेम्स को मॉडिफाई कर लेते हैं और फिर उसके माध्यम से वहाँ पे एक तरह से फूड का स्टोरेज कर लेते हैं, जिसको अपन बल्ब कहते हैं। जैसा कि आपने प्याज में देखा होगा, क्रॉप के मामले में अपन इस चीज़ को समझे तो प्याज में देखिए, प्याज एक तरह से क्या है, मॉडिफाइड आपका क्या है, स्टेम्स है और उसमें आपका फूड जो है वो स्टोर होता है। तो सेम उसी तरीके का आपका खरपतवार में भी उसकी फैमिली, जो प्याज की फैमिली के जितने भी खरपतवार होंगे उसमें भी इस तरह का मॉडिफिकेशन पाया जाता है। तो प्लांट्स विच पजेस a modified stems with scales and reproduce mainly from bulbs and seeds। अब इस तरह के जो आपके खरपतवार होंगे उनका दोनों तरह से आपका रिप्रोडक्शन हो सकता है या प्रोपोगेशन हो सकता है। मतलब ये सीड्स के माध्यम से भी अपना जनरेट हो सकते हैं और बल्ब के माध्यम से भी जनरेट हो सकते हैं। तो जितने भी एलियम स्पीसीज़ जो हैं, एलियम स्पीसीज़ के जो खरपतवार हैं वो सारे के सारे बल्ब के माध्यम से भी होते हैं और सीड्स के माध्यम से होते हैं। इसको ध्यान रखिएगा कि ये आपके एग्ज़ाम में पूछता है कि भाई एलियम स्पीसीज़ के जितने जो खरपतवार हैं या प्याज कुल के जो खरपतवार होते हैं वो किस तरह से अपने आप को जनरेट करते हैं। तो उसमें बल्ब आपका एक सही आंसर होगा। अब यहाँ पे ये भी देखिए, ये जो प्लांट है ये भी आपका क्या है, प्याज की तरह का प्लांट है और इसके नीचे बल्ब होगा जिसके माध्यम से ये सर्वाइव कर सकता है। और इसके अलावा ये सीड के माध्यम, सीड भी है, फ्लावर के माध्यम से सीड भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसके माध्यम से भी ये क्या कर सकता है कि आगे अपने आप को अपना एक नया प्लांट बना सकता है। नेक्स्ट सर, फिर आपका है कॉर्म पेरेनियल्स।
ये इस तरह का है कि जो उस तरह के खरपतवार जिनके रूट में कॉर्म जैसा आपका स्ट्रक्चर पाया जाता है, उस तरह के खरपतवार इसकी श्रेणी में आएंगे। इसमें क्या होता है कि शूट और आपका रूट, ये जो है स्टेम जो है, ये आपके फ्लैशी हो जाते हैं। फ्लैशी मतलब उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और साथ में क्या है कि एक तरह का ना वो फूल जाता है। फूलने का मतलब ये है कि वहाँ वो फूड मटेरियल को क्या करता है, वहाँ पे संरक्षित करता है, स्टोर करता है, ताकि आगे जब क्या हो कि जब इसको सर्वाइव करना हो तो वो जो जहाँ पे उसने फूड मटेरियल जहाँ स्टोर किया है उसको अपन दूसरी जगह पे लगाएंगे या किसी वजह से वो दूसरी जगह पे जाएगा तो वहाँ पे आसानी से अपनी वृद्धि वो कर सकता है। तो इस चीज़ को जैसे यहाँ पे देखिए, ये आपका फूला हुआ जो पोर्शन है ये आपका कॉर्म कहलाएगा। इसी के माध्यम से ये आगे ये सर्वाइव करता है। तो फ्लैशी स्टेम एंड रिप्रोड्यूस थ्रू कॉर्म एंड सीड्स। अब ये जो है, जैसे पिछले केस में अपन ने देखा कि वो आपका बल्ब के माध्यम से और सीड के माध्यम से कर सकता है, तो इसमें जो आपका कॉर्म जो पेरिनियल्स है या कॉर्म जो बहुवार्षिक जो खरपतवार है वो आपका सीड के माध्यम से कर सकता है और कॉर्म के माध्यम से भी कर सकता है। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि खरपतवार जो है वो सीड के माध्यम से तो अपने आप को जनरेट करता ही करता है, इसके अलावा वो और तक कोई तरीके भी ढूंढ सकता है। जैसे टिमोथी जो प्लांट है उसमें इसी तरीके का आपका मॉडिफिकेशन दिखाई देता है। फिर आपका क्रीपिंग पेरिनियल्स। क्रीपिंग पेरिनियल्स का मतलब ये है कि जो आपके सीड के साथ साथ कुछ और स्ट्रक्चर हैं जिसके माध्यम से वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। जैसे नेक्स्ट करना सर, जैसे हो गया राइजोम्स। जैसे हम जानते हैं, जैसे अदरक हो गया, अदरक एक तरफ का क्या है, राइजोम्स है, और उसमें क्या है, उसमें बर्ड्स पाई जाती हैं। जैसे ये देखिए, ये बर्ड्स पाई जाती हैं, वहाँ से आपका रूट का जनरेशन होगा और धीरे धीरे ये रूट क्या होगा, स्ट्रांग होगा और पूरे सिस्टम से वो अपने आप को आगे बढ़ाएगा। तो ऐसे ही कुछ क्रीपिंग पेरिनियल्स हैं जो कि राइजोम्स के माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। इनफैक्ट ये जो दिखाई दे रहा है ये आपका अदरक का प्लांट ना होके ये जो प्लांट है आपका सोरगम हेल्पेंस का प्लांट है, जो कि इसके माध्यम से राइजोम के माध्यम से ये अपनी वृद्धि करता है। राइजोम से एक तरह के अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं या मॉडिफाइड स्टेम्स होते हैं। दूसरा है जैसे आपका दूब, कहना चाहिए स्टोलन। ये जो है दूब घास में आप इस तरह की चीज़ें आप देखेंगे। इसमें क्या होता है कि ये प्लांट्स हैविंग हॉरिजेंटल क्रीपिंग स्टेम्स। ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, जो स्टेम आपका प्लांट का जो शूट है वो आपका ऊपर की तरफ जाना चाहिए, तो उसमें ये प्लांट का जो स्टेम है वो आपका नीचे की तरफ जाता है। ये स्टेम धीरे धीरे इस तरह से बढ़ता जाएगा और जहाँ जहाँ पे आपका जो नोट्स है वहाँ से धीरे धीरे जड़ यहाँ से निकलती जाएंगी। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका दूब घास है, जिसका अपन पूजा में उपयोग करते हैं, या इसी को अपन इंग्लिश में कहते हैं साइनोडॉन डेक्टाइलॉन। तो इसको आप नोट कर लीजिए कि दूब घास का जो नाम है उसका जो बॉटनिकल नेम है वो आपका साइनोडॉन डेक्टाइलॉन है। तो इस तरह का ये भी एक तरह का क्रीपिंग पेरिनियल्स है। फिर आपका आता है कुछ ऐसे आपके खरपतवार होते हैं जो कि जड़ के माध्यम से बहुत आसानी से अपने प्रोपोगेशन कर सकते हैं। मतलब जड़ के माध्यम से ये कि उनका जो जड़ यदि किसी जगह पे चला जाए या जड़ कहीं फैल जाए तो मतलब आपके कटे हुए जड़ से भी, मतलब उसमें पौधे ना होने के बावजूद भी उस कटे हुए जड़ से भी क्या है अपना प्रोपोगेशन वो कर सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये आपका एक पुराना जड़ है ना, जहाँ से ये जब अच्छी स्थिति या इसके अनुकूल जब स्थिति प्राप्त हुई तो एक नया प्लांट आपका यहाँ से जनरेट कर रहा है। तो प्लांट्स हैविंग इन लार्ज रूट सिस्टम, इस तरह के जो प्लांट्स में आपका इनका रूट सिस्टम जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होगा, क्योंकि भाई प्लांट को काट देने के बाद भी इसके पास फूड मटेरियल होना चाहिए। अब फूड मटेरियल को रिजर्व करने के लिए इसके पास खुद का स्ट्रांग सिस्टम होना चाहिए। तो इस तरह का जो रूट्स होगा ना, उसका सिस्टम बड़ा स्ट्रांग होगा, तो उनके उसमें रूट सिस्टम स्ट्रांग होगा और साथ में उसमें बर्ड्स पाए जाएंगे। जैसे ये जहाँ से आपका निकल रहा है रूट, वो बर्ड्स के माध्यम से निकल रहा है, तो उसमें कई आपका न्यूमेरस जो है बर्ड्स उसमें पाए जाएंगे। जैसे हिरनखुरी जो है वो इसी तरह का आपका खरपतवार है, या जिसको अपन कॉन्वोल्वुलस आर्बेंसिस जिसका बॉटनिकल नेम है, इसको भी लिख लीजिए। हिरनखुरी जो है
हिरनखुरी का जो बॉटनिकल नेम है आपका कॉन्वोल्वुलस आर्वेंसिस है। फिर इसके बाद है आपका क्रीपिंग पेरेनियल्स में लास्ट है आपका ट्यूबर्स, ऐसे प्लांट्स जिनमें मॉडिफाइड राइजोम्स होते हैं और वो राइजोम्स इस तरह से अडॉप्ट कर लेते हैं अपने आप को ताकि फूड का स्टोरेज कर सकें। मतलब उनका प्राइमरी जो फंक्शन रहेगा वो फूड के स्टोरेज करने को रहेगा, जिसका कारण ये है कि आगे आने वाले सीज़न में वो कैसी भी स्थिति में वो अपने आप को, अपनी प्रोजनी को आगे ले जा सकें। तो जैसे मोथा होता है या साइप्रस जो रोटंडस है वो इसी तरह का आपका पेरेनियल है या इसी तरीके का क्रीपिंग पेरेनियल है। यहाँ पे देखिए ये मोथा का प्लांट है, ये स्टेम है और ये उसके रूट में एक तरह का ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि आपका ट्यूबर्स कहलाता है, जहाँ पे वो फूड को स्टोर करके रखता है। अब सीज़न ये प्लांट ख़त्म हो जाएगा, उसके बावजूद ये कई सालों तक ये अपना अस्तित्व वहाँ पर बचाकर रखता है और सही स्थिति आने पर इसी जो स्टोर जो फूड है इसका उपयोग वो अपने प्रोजनी को बढ़ाने के लिए करता है। तो ये आपका क्लासिफिकेशन का पहला बेसिस हुआ। अब हम देखेंगे कि आपका वीट को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है या खरपतवार का कंट्रोल किस तरह से किया जाता है। तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि अभी तक हमने ये पढ़ा है कि खरपतवार क्या है, उसकी विशेषता क्या है और किस तरह से वो एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स करता है और क्या क्या डैमेज करता है। और इन सभी चीज़ों को पढ़ने का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि हम इसको कंट्रोल कैसे करें, कि जो इसकी विशेषता है वो विशेषता का अध्ययन हमने इसलिए किया है ताकि हम उन विशेषताओं को जानकर उसके कंट्रोल करने के अपन उपाय अपने जान पाए। तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन करने का हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम वीट को किस तरह से इफ़ेक्टिव वे में कंट्रोल करें। और वीट को जो कंट्रोल करने का तरीका है उसमें कई तरीके आप देखेंगे, लेकिन उसमें जो सबसे अच्छा जो मेथड आपका पाया जाता है वो ये है कि जो हम वीट को ऐसे कंट्रोल करें जिसमें हमको केमिकल की सहायता ना लेनी पड़े। मतलब हम अपनी जो क्रॉप की जो प्रैक्टिसेस हैं हम उनका उपयोग करें या फिर हम सावधानी रखें, इस तरह से हम वीट को कंट्रोल करें तो ज़्यादा बेहतर होता है बनिस्बत कि हम हर्बिसाइड का उपयोग करें। हर्बिसाइड का मतलब ये है खरपतवार नाशी। ये इस तरह के केमिकल्स होते हैं जो कि आपके जो हर्ब्स होते हैं उनको किल करते हैं। जो पर्टिकुलर हम किसी तरह का खरपतवार हम नष्ट करना चाह रहे हैं तो एक विशेष तरह का हम खरपतवार यूज़ करते हैं। लेकिन इससे एक नुकसान है कि सबसे पहली बात तो क्या है कि इससे क्या होता है कि खेती की जो लागत है वो इंक्रीज़ कर जाती है। खेती की लागत इंक्रीज़ करती है, साथ में जो केमिकल का जो और दूसरा साइड इफ़ेक्ट आता है वो किस तरह की चीज़ें जो है वो क्रिएट करता है, उससे भी क्या है एनवायरनमेंट को काफ़ी नुकसान होता है। तो केमिकल का उपयोग हम तभी करते हैं कंट्रोल करने के लिए जब हमको ये मालूम चल जाए कि यदि हम समय रहते यदि वीट को हमने कंट्रोल नहीं किया तो उस केस में क्या होगा कि हमारी उपज को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, तभी अपन केमिकल कंट्रोल का उपयोग करते हैं। अदरवाइज़ हम ये कोशिश करते हैं कि हम चाहे मैकेनिकल मेथड हो, चाहे आपका कल्चरल मेथड हो, चाहे आपका प्रिकॉशन हो, अपन किसी भी माध्यम से कंट्रोल करें हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और केमिकल कंट्रोल जो है वो आपका लास्ट रिसोर्ट एक तरह से होता है। तो इसमें भी कंट्रोल जो मेथड्स है उसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक तो हो गया आपका प्रिवेंटिव मेथड और दूसरा हो गया क्यूरेटिव मेथड। तो इन दोनों का वर्ग बनाने का मतलब ये है कि जैसा आपने जाना होगा कि सावधानी जो है वो इलाज से आपकी ज़्यादा बेहतर परिस्थिति होती है। तो पहले तो हम ये कोशिश करते हैं प्रिवेंटिव मेथड्स में, प्रिवेंटिव मेथड्स में वो सारे उपाय हम अपनाएंगे जिसमें हम ये कोशिश करते हैं कि वीड्स जो है उसका इन्फेस्टेशन या खरपतवार का जो प्रभाव जो है वो फील्ड पे ना आए। मतलब उसको आने से ही हम क्या करते हैं, रोक देते हैं। इस तरह का हम काम करते हैं। फिर जब प्रिवेंटिव मेथड आपका कारगर नहीं होता या प्रिवेंटिव मेथड हम अच्छे तरीके से नहीं कर पाते तब हम क्या करते हैं, क्यूरेटिव मेथड अपन अपनाते हैं। तो क्यूरेटिव मेथड में भी इसको अपन दो पार्ट में बांटे हैं। एक तो हो गया आपका इरेडिकेशन और कंट्रोल मेजर। तो इरेडिकेशन का मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर एरिया से पूरी तरह से वीट का खात्मा, उसको एक इस तरह से हम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करें कि वीट का पूरी तरह से खात्मा हो जाए। तो ये संभव जनरली फील्ड कंडीशन में नहीं हो पाता क्योंकि वो लगातार सर्वाइव करते रहते हैं और ये इरेडिकेशन का मेथड जो है वो काफ़ी खर्चीला हो जाता है। मतलब वो इतना खर्चीला हो जाता है कि पूरी तरह से वीट फ्री करने के चक्कर में आप
हो सकता है जितना ज़मीन का रेट है उससे ज़्यादा आपको खर्चा करना पड़ जाए, ऐसी स्थिति इसमें दिखाई देती है। तो उसके बाद फिर आता है कि कंट्रोल मेज़र। अब हमको ये देखते हैं कि भाई यदि आपका वीड आ गया है, फील्ड में आपका वीड आ चुका है और वो क्रॉप को डैमेज कर रहा है, लगातार वो क्रॉप के उत्पादन को कम करता जा रहा है, तब हम कौन सा मेथड इसमें अपनाएं, अब क्या करें? तो उसके लिए हम कंट्रोल का मेथड उपयोग करते हैं। तो इस कंट्रोल के मेथड में भी कई तरह का आपको मेथड दिखाई देगा। इसमें कल्चरल कंट्रोल भी आएगा, इसमें मैकेनिकल कंट्रोल भी आएगा, इसमें आपका केमिकल कंट्रोल भी आएगा, इसमें आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल भी आएगा। तो ये सब जो मेथड्स हैं कि वीट को पर्टिकुलर फील्ड में जब वो क्रॉप के साथ है तो किस तरह से हम उसको ख़त्म करें, या जब हमारा कोई उद्देश्य है ना, उस उद्देश्य को ये वीड हानि पहुंचा रहा है तो तुरंत हम उसको किस तरह से किल करें या ख़त्म करें, इसके तहत अपन कंट्रोल मेथड को अपन देखेंगे। तो पहला आपका जो प्रिवेंटिव मेथड है, प्रिवेंटिव मेथड के अंतर्गत अपन क्या क्या कर सकते हैं। तो प्रिवेंटिव मेथड का मतलब ये होगा कि आपका किसी तरह से वीड जो है वो आपका फील्ड में आना ही नहीं चाहिए। हम उसके आने के पहले क्या करें, इस तरह की अपन सावधानी रखें कि वो हमारे फील्ड में अटैक ही ना करें। जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि कोरोना का जब टाइम है तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम इतनी सावधानी रखें ताकि किसी तरह से वो जो वायरस है वो हमको इफ़ेक्ट ना कर पाए। इफ़ेक्ट मतलब करने के बाद तो हम कंट्रोल वाला काम करेंगे, लेकिन हम पहले ये कोशिश करते हैं, सावधानी करते हैं कि वो वायरस हमारे अंदर ना आए। तो उसी तरह का है ये प्रिवेंटिव मेथड, या हम ये कहें कि हम जो अब मेथड जो अपना रहे हैं वो प्रिवेंटिव मेथड है। ठीक है, तो प्रिवेंटिव मेथड में सबसे पहले ये है कि सोइंग ऑफ वीट फ्री क्लीन सीड। फील्ड में सबसे पहला जो सोर्स होता है जो ह्यूमन के द्वारा जाने अनजाने में लिया जाता है, वो क्या है, जो क्रॉप का जो सीड है जो सोइंग के लिए उपयोग में ला रहा है या बुआई के लिए उपयोग में ला रहा है, उसी को क्या करे, वो उसी में क्या है, वीट का सीड भी वो लेके आए और उसको जर्मिनेट करा दे। तो ऐसे सिचुएशन आपको तब मिलेगी जब जानकारी का अभाव है या कुछ इस तरह के सीड्स हैं जो कि क्रॉप के सीड जैसे दिखाई दे रहे हैं। कहने का मतलब है कि आपका फसल का जो बीज है और खरपतवार का बीज है वो दोनों इस तरह से मिले हैं और उन दोनों के बीज को आप पहचान नहीं पा रहे हैं। तो उस केस में क्या है, आप इस तरह की स्थितियों में आप फंसते हैं। जैसे आपने मस्टर्ड का वो सुना होगा, कुछ दिन पहले जो आपका जो सरसों के तेल में जो मिलावट था, तो सरसों के तेल में जो आर्जिमोन जो है उसके बीज की मिलावट होती है। तो ये मिलावट इस तरह से होती है कि दोनों के सीड्स जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, दोनों के सीड्स एक जैसे दिखाई देते हैं। तो इस वजह से क्या है, वो मिक्सिंग पॉसिबल हो पाती है। तो पहला प्रिवेंटिव मेथड ये है कि जो सोइंग मटेरियल आप ले रहे हैं वो प्योर हो और वो फ्री फ्रॉम वीड्स हो। जैसे आपने ये देखा है कि ये जो आपका वीड्स है, वीड का सीड है, अब ये जो आपके गोभी वगैरह के सीड्स हैं, गोभी हो गया, आपका पत्ता गोभी हो गया, उनके या सरसों का सीड हो गया, उनके जैसा ही है। तो जब ये सरसों के सीड या फिर गोभी के सीड के साथ मिला हुआ है तो इसको आइडेंटिफाई करना आसान नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो आप प्लांटिंग मटेरियल यूज़ करते हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक होना चाहिए और सर्टिफाइड होना चाहिए, उसमें वीट की सीड की संभावना नगण्य होती है। तो जब भी आप प्लांटिंग मटेरियल लें तो वो वीड फ्री लें। तो ये एक तरह का प्रिवेंटिव मेथड है। तो जैसे आपने यहाँ पे देख लीजिए कि these seeds contaminated with weed seed is a good source of spread the weed. It becomes hard to separate the weed seed from the crop seed. For example, cruciferous crop, जो भी क्रूसीफेरस जो क्रॉप होते हैं, जैसे रेडिस हो गया, रेडिस का सीड भी आपका वैसे दिखाई देगा, आपका कॉलीफ्लावर का सीड हो गया, कैबेज का सीड हो गया, ब्रोकली का सीड हो गया, ये सब जो सीड्स हैं ये सत्यानाशी के जो सीड्स हैं, सत्यानाशी जिसको अपन बोलते हैं आर्जिमोन मैक्सिकाना, जिसका भी एग्जांपल मैं सरसों के सीड के साथ दे रहा था, तो उसके साथ मिल जाएंगे तो इसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है और ये आसानी से मिक्सिंग की जा सकती है। तो ऐसे वीड सीड से बचना चाहिए। फिर दूसरा आपका जो प्रिवेंटिव मेजर है वो है आपका यूज़ ऑफ क्लीन इम्प्लीमेंट्स। फील्ड में काम करते हुए हम ज़्यादातर एक जगह से दूसरे जगह जो वीड को फैलाने का काम करते हैं वो इम्प्लीमेंट्स के माध्यम से करते हैं। हमने एक जगह इम्प्लीमेंट्स यूज़ किया जहाँ पे वीड है और फिर हमने क्या किया, उस इम्प्लीमेंट्स को हमने साफ़ नहीं किया। हो सकता है वो नॉर्मल तौर पे वो वीड जो इम्प्लीमेंट है आपका साफ दिखाई दे रहा हो, लेकिन एक्चुअल में यदि उसको ध्यान से देखा जाए तो कुछ ना कुछ उसके पार्ट्स या फिर उसके बीज या कोई भी ऐसा वनस्पतिक भाग जो कि क्या करेगा कि आगे जाके
उस वीड्स को दूसरी जगह फैलाएगा। तो इसके माध्यम से क्या होता है, अब जब उस इम्प्लीमेंट का हम दूसरी जगह उपयोग करेंगे, चाहे ट्रैक्टर से के माध्यम से करें, चाहे और किसी के माध्यम से करें, तो वो दूसरी जगह भी पहुंचता है। तो दूसरा प्रिवेंटिव मेज़र ये है कि आप जो इम्प्लीमेंट जो यूज़ करें, जो भी कार्य करने का जो मशीन है उसको यूज़ करें, तो एक जगह उपयोग करने के बाद पहले उसे क्लीन कर लें, फिर उसके बाद ही उसको दूसरी जगह उपयोग करें। तो दूसरा प्रिवेंटिव मेजर है आपका यूज़ ऑफ क्लीन इम्प्लीमेंट्स वाइल ऑपरेटिंग एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स लाइक कल्टीवेटर। ये सारे में इस तरह की चीज़ें पाई जाती है, कल्टीवेटर, हैरो, सीड ड्रिल एटसेट्रा इन वीड इन्फेस्टेड फील्ड। केयर मस्ट बी टेकन दैट मल्टीप्लीकेशन पार्ट ऑफ द वीड, लाइक वो राइजोम हो सकता है, चाहे बल्ब हो सकता है, या आपका ट्यूबर हो सकता है, स्टेम्स हो सकता है, इज नॉट बीइंग कैरिड अलॉन्ग। द एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स शुड बी क्लींस्ड प्रॉपरली, ओनली देन दिस शुड बी यूज्ड इन अदर फील्ड्स। दिस हेल्प्स इन कंट्रोलिंग स्प्रेड ऑफ द वीड्स। तो आपका दूसरा तरीका प्रिवेंटिव मेजर आपका ये है। तीसरा प्रिवेंटिव मेजर ये है कि रिमूवल ऑफ वीड्स अलॉन्ग कैनाल एंड इरिगेशन कैनाल। जब भी फील्ड में आप चाहे जल निकास के लिए नाली बनाएं, चाहे इरिगेशन के लिए नाली बनाएं, तो वो नाली जो है वो चैनल है और उसके आसपास का एरिया जो है वो हमेशा आपका साफ़ रहना चाहिए। जनरली किसान इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये क्या है, वीड के डिसेमिनेशन का एक बहुत बड़ा माध्यम है। मतलब वीड इसके माध्यम से बहुत तेज़ी से फैलता है या एक जगह से दूसरी जगह जाता है। जब पानी का बहाव होगा तो उसके माध्यम से इसके सीड्स या इसका कोई भी वनस्पतिक भाग एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो वीड ना हो दूसरी जगह पे, मतलब ऐसी जगह पे जहाँ पे वीड नहीं है वहाँ पे ना पहुँचे, इसके प्रिवेंटिव मेजर के लिए अपन ये भी कर सकते हैं कि इरिगेशन चैनल और आपका जल निकास चैनल, इनको अपन पूरी तरह से क्या करें कि साफ़ सफाई रखें। नेक्स्ट, फिर यूज़ ऑफ वेल रॉटन आपका मैन्योर। ये भी एक बेहद ही किसानों के द्वारा कभी कभी अनजाने में इस तरह की जो क्रिया की जाती है, जिससे क्या है, वीड का आपका वीड सीड का तेज़ी से क्या होता है, प्रसार होता है। जो अधपके कहना चाहिए, जो आपके खाद होते हैं, अधपके खाद का मतलब उनका पूरी तरह से एक तरह से डिग्रेडेशन या अपघटन नहीं हुआ होता। तो जिसमें पूरी तरह से अपघटन नहीं हुआ होता उसमें क्या होता है, जो वीड सीड होते हैं उसकी वाइबिलिटी ख़त्म नहीं होती है। जब अपघटन उसका पूरी तरह से हो जाए तभी उसकी वाइबिलिटी ख़त्म होती है। तब ऐसे केस में क्या है, यदि अपघटित या अच्छे तरीके से जो खाद सड़ा हुआ नहीं है उसको यदि आपने फील्ड में यूज़ किया तो फील्ड में आप उसे बिखेरेंगे और फिर उसमें इरिगेशन आप देंगे, तो वैसे ही क्या है, वीड के सीड को जर्मिनेट करने का मौका मिल जाता है। तो प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे अपन ये भी कर सकते हैं कि यूज़ ऑफ वेल रॉटन मैन्योर, और ख़ासकर इसके माध्यम से जो सीड आपके फैलते हैं वो निम्न है। वीड सीड्स हैव गुड वाइबिलिटी। दिस सीड्स द सीड्स ऑफ हिरनखुरी या कॉन्वोल्वुलस अर्बेंसिस रिमेन वायबल फॉर एज लॉन्ग एज 50 ईयर्स। ये 50 सालों तक क्या करता है, ये इसका सीड वायबल होता है। वैसे ही जैसे दूब घास हो गया 2 साल तक रहता है, साइनिडॉन डेक्टिलॉन हो गया, फिर मोथा जो है आपका 5 साल तक रहता है, साइप्रस रोटंडस। सीड वाइबिलिटी लास्ट फॉर 2 and 5 ईयर रिस्पेक्टिवली। फॉर मेकिंग मैन्योर द काउ डंग इज जनरली हीप्ड। अब यहाँ पे हम केवल इसी की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी टाइप का आप कंपोस्ट तैयार करते हैं तो उसको अच्छे तरीके से सड़ाना बेहद आवश्यक है। फॉर मेकिंग मैन्योर द काउ डंग इज जनरली हीप्ड, उसको क्या है, अपन एक तरह का वो बनाते हैं, कूड़ा मतलब ढेर बनाते हैं। हीप का मतलब ढेर बनाना होता है। इफ़ द हीपिंग पीरियड इज शॉर्ट, यदि वो पीरियड जो है ढेर बनाने का जो पीरियड है यदि छोटा है, द सीड डू नॉट लूज इट्स वाइबिलिटी एंड ग्रो इन द फील्ड wherever manure is applied. So only well rotten manure should be used. तो मोटा नटसेल की बात यह है कि हमको प्रिवेंटिव मेज़र के तौर पे हमेशा उसी खाद को उपयोग में लाना चाहिए जो कि पूरी तरह से सड़ा हो, तो उससे वीड सीड के डिसेमिनेशन की संभावना खत्म हो जाती है। फिर अगला आपका प्रिवेंटिव मेज़र है कि क्रॉप के मैनेजमेंट के थ्रू हम इस तरह का, मतलब क्रॉप का जो है हम इस तरह से मैनेजमेंट करें कि आने वाले टाइम में जो वीड्स की जो संभावना है वो धीरे धीरे क्या होती जाए, कम होती जाए। मतलब वीड्स तुरंत तो एकदम ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन हम क्रॉप के मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस इस तरह से, अपन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इस तरह से लें कि धीरे धीरे क्या हो, आपके फील्ड में वीड का जो है प्रकोप जो है वो धीरे धीरे क्या हो,
ख़त्म होता जाए। तो उसके लिए अपन क्या क्या कर सकते हैं? क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ऑल सच प्रैक्टिसेस विच फेवर द ग्रोथ ऑफ मेन क्रॉप ऑनली। मतलब ऐसे सारे प्रैक्टिसेस जो कि क्या करे, मेन क्रॉप के ग्रोथ को आपको इंक्रीज करे या मुख्य फसल के विकास को इंकरेज करे, और डिसफेवर द ग्रोथ ऑफ वीड, खरपतवार के जो विकास को वो क्या करे, डिस्करेज करे या उसको दबाए। द फॉलोइंग मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैव स्मूथनिंग इफेक्ट ऑन वीड एंड मस्ट फाइंड प्लेस इन क्रॉपलैंड टू प्रिवेंट वीड स्प्रेड। अब इसमें कुछ ऐसे मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, स्मूथनिंग इफेक्ट का मतलब कि ये क्या करते हैं कि कुछ क्रॉप ऐसे हैं जो कि तेज़ी से वृद्धि करके वो वीड को भी क्या करते हैं, उसके गले, मतलब कहना चाहिए कि उसका जो ग्रोथ है उसको रोक देते हैं, उसको मतलब ग्रोथ को चेक कर देते हैं। तो इस तरह के जो क्रॉप्स हैं उसको क्या करना चाहिए कि टाइम टू टाइम अपने फील्ड में अप्लाई करते रहना चाहिए। जैसे प्रॉपर आपका क्रॉप रोटेशन आपको अपनाना चाहिए। मतलब जो फसल चक्र है, हमेशा जो क्रॉप को हम जो बोते हैं, हमको मोनोक्रॉपिंग ना करके क्या करना चाहिए कि फसल चक्र अपनाना चाहिए। फसल चक्र एक ऐसा मेथड है जो कि बहुत ही इफेक्टिवली जो है वो वीड को कंट्रोल करता है। क्योंकि क्या होता है कि मतलब आपका एक जो वीड है जो एक फसल में आ रहा है ना, दूसरे साल आपने उस फसल को, उस फील्ड में उस फसल को नहीं बोया तो उसको होस्ट नहीं मिलता है। मतलब एक तरह का उसके लिए कोई ऐसा माध्यम नहीं होता जहाँ पे वो वीड आगे सर्वाइव कर सके। अब दूसरा क्रॉप आ गया तो उस केस में वो वीड सर्वाइव नहीं कर पाता और इस तरह से उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होकर ख़त्म हो जाता है। तो क्रॉप रोटेशन जो है एक बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। दूसरा, हायर प्लांट पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया। यदि प्लांट पॉपुलेशन को आप ज़्यादा रखते हो, यदि प्लांट पॉपुलेशन को ऑप्टिमम रखते हो, इसका मतलब प्लांट के बीच में आप ज़्यादा जगह नहीं छोड़ते हैं, तो उस केस में क्या है कि वीड को जर्मिनेट करने का मौका नहीं मिलता है, या मिलता भी है तो प्लांट जो है वो क्या करता है कि वो जर्मिनेट होकर उसके इफेक्ट को स्मूदर कर देता है या उसको एक तरह से ख़त्म कर देता है। तो प्लांट पॉपुलेशन की हाई डेंसिटी भी वीड को क्या करती है, ख़त्म करती है, और ये भी एक अच्छी मैनेजमेंट प्रैक्टिस है जिसको प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तीसरा है आपका प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र इन द रूट जोन ऑफ द सीड। यदि जो आपका उर्वरक है, उर्वरक देने का मेथड भी आपका बहुत इफेक्टिव इसमें कारगर होता है कि जैसे आपने छिड़क के यदि उर्वरक दिया तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो वीड को भी आपको उर्वरक मिलेगा और प्लांट को भी मिलेगा। लेकिन सीड के आसपास आपने केवल यदि उर्वरक को दिया तो उस केस में क्या है कि वीड को क्या है, उर्वरक मिलने की संभावना कम हो जाती है और क्रॉप को उर्वरक मिलने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि एक तरह से क्रॉप को उर्वरक का सहारा मिलता है और एक तरह का असंतुलन जो है उनके ग्रोथ में स्टार्ट हो जाता है, जिससे क्रॉप तेज़ी से बढ़ता है और वीड की ग्रोथ रेट कम हो जाती है। तो प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र इन द रूट जोन, मतलब रूट जोन के आसपास हम क्या करें, फर्टिलाइज़र दें, तो उस केस में फेवर्स द ग्रोथ ऑफ क्रॉप ऑनली, द वीड डिप्राइव ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड देयर ग्रोथ इज़ रिस्ट्रिक्टेड। तो वीड को क्या है, उसका ग्रोथ इस मामले में रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। फिर अगला है आपका नहीं पीछे लगेगा, फिर नेक्स्ट है फास्ट एंड विगरस ग्रोइंग वेराइटीज़ बाय वर्च्यू ऑफ देयर लार्जर लीफ कैनोपी काज स्मूथनिंग इफेक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ वीड। इस तरह के भी क्रॉप को हमको लेना चाहिए जो कि तेज़ी से क्या करता है, ग्रो करता है, और जिसकी छाया जो है, मतलब पत्तियों का जो आपका क्षेत्रफल है वो ज़्यादा होता है। पत्तियों मतलब ऐसे क्रॉप लेने पर जिनके पत्तियों का क्षेत्रफल ज़्यादा है, वो क्या इफेक्ट करता है कि वो तेज़ी से बढ़ते हैं और वो चारों तरफ क्या करेंगे, फील्ड में छाया क्रिएट कर देंगे। अब जब छाया क्रिएट कर देते हैं तो वीड का जो प्लांट है या खरपतवार का प्लांट है उसको सही मात्रा में, ऑप्टिमम मात्रा में प्रकाश नहीं मिलता है, और प्रकाश न मिलने की वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे वो क्रॉप ख़त्म हो जाता है। तो ये भी एक अच्छा मेथड है। फिर आपका इन्फोर्समेंट ऑफ वीड लॉ। हमारे यहाँ जो इंडिया में ज़्यादातर जगहों पर, विदेशों में देखा गया है कि वीड से संबंधित जो लॉज हैं वो आपके क्या है, बेहद स्ट्रिक्ट है। इवन इंडिया में भी मतलब ये चीज़ स्टार्ट करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये पूरे इंडिया में आपको कहीं दिखाई नहीं देगी। वीड से संबंधित जो लॉ जो है, जो स्ट्रिक्ट है, वो केवल अपने यहाँ इंडिया में कर्नाटका स्टेट है जहाँ पे वीड से संबंधित जो लॉ है वो बेहद इफेक्टिवली कारगर है। तो इस चीज़ को भी इफेक्टिव
बनाने की आवश्यकता है ताकि वीड एक जगह से दूसरी जगह ना जा सके। इन इंडिया मैनी नॉक्सियस वीड ग्रो इन द फील्ड एंड पोज ग्रेट इकोनॉमिक एंड हेल्थ हैजार्ड्स। नॉक्सियस वीड्स आर दोज पेरेनियल वीड्स विच आर रिप्रोड्यूस बाय सीड्स, स्टेम्स, आपके रूट्स एंड अदर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एज वेल एंड आर वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। जैसे आपका पार्थेनियम हिस्टोरीफोरस या स्ट्राइगा स्पीसीज या फिर आपके साइप्रस रोटंडस जिसको अपन मोथा कहते हैं, और वैसे आपका साइनोडोलडेक्टिलॉन जैसे आपका दूब, ये सब इस तरह के वीड्स हैं जो एक जगह पे यदि आ गए अस्तित्व में तो फिर उस जगह पे पूरा कब्जा कर लेते हैं और धीरे धीरे क्या है अपनी वृद्धि वो करते रहते हैं और वहाँ पे कोई दूसरी चीज़ जो है वो ग्रो नहीं करने देते हैं। इन इंडिया नो वीड लॉ आर इन फोर्स एक्सेप्ट इन कर्नाटका। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ये है कि जो वीड लॉ जो है वो अपने यहाँ किस स्टेट में लागू है, तो केवल एक ही स्टेट है जहाँ पे वीड लॉ राज्य सरकार ने लागू किया है, वो आपका कर्नाटका आपका स्टेट है। अब वहाँ पे जो पार्थेनियम को आपका नॉक्सियस वीड जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है, मतलब उसको पूरी तरीके से इरेडिकेट करने के लिए वहाँ पे गवर्नमेंट के स्तर पे प्रयास हो रहे हैं। फिर आपका है क्वारंटाइन लॉ, मतलब इसमें यह है कि हम एक तरह का आइसोलेशन जो है वो क्रिएट करके रखते हैं। जैसे आज के एनवायरनमेंट में आपको समझ में आ गया होगा कि आइसोलेशन किस तरीके का है। तो क्वारंटाइन लॉ इम्पोज लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ द एग्रीकल्चरल मटेरियल। मतलब वहाँ इस केस में क्या है कि एग्रीकल्चरल मटेरियल आपका तभी मूवमेंट करेगा जब वो सर्टेन जो मानदंड है या मापदंड है उसको कंप्लीट कर ले, और एक कंडीशन के बाद ही, मतलब वो कंडीशन को फुलफिल करेगा तभी क्या है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। जैसे मान लो सीड हमको भेजना है एक जगह से दूसरी जगह, तो सीड को काउंट किया जाएगा कि भाई पर 100 सीड में कितने वीट के सीड पाए गए हैं। अब यदि वो एक लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा है तो उस केस में उसके मूवमेंट की इजाज़त नहीं दी जा सकती और उस लॉट को क्या किया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। जैसे मान लो 100 सीड आपके वीट के हैं और उसको काउंट किया गया, अब उसमें आपके 5 सीड मिल गए, 5 सीड किसी खरपतवार के मिल गए हैं, तो इस केस में कि उस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। 1 या 2 सीड जो है अलाउड है ना। कई मामले में तो 1 और 2 सीड भी आपका अलाउड नहीं है, उसमें एक भी सीड पाया गया तो उसका लीगली क्या है मूवमेंट नहीं हो सकता। तो इफ़ देयर वर एडिक्वेट क्वारंटाइन लॉ द पार्थेनियम एंड आर्जीमोन, जो हमारे यहाँ जो बाहर से जो आए हैं वो 2 आपके मेन वीड हैं आपके पार्थेनियम और आर्जीमोन। यदि हमारे यहाँ पहले से क्वारंटाइन का लॉ यदि लागू होता और इसे प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्ट या इन्विजिलेट किया गया होता तो इसकी प्रॉब्लम इंडिया में दिखाई नहीं दी होती। विच वाइडली ग्रो इन वेजिटेबल एंड फ्लावर फील्ड में नॉट हैव एंटर्ड इंडिया, वो इंडिया में एंटर नहीं करते। तो क्रिएटिंग आइसोलेशन बिटवीन widely weed infested area and new area is essential by enforcing and observing quarantine properly. फिर आपका है लास्ट में आप प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे हर्बिसाइड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड का यूज़ करते हैं। हर्बिसाइड का यूज़ भी करना एक तो होता है आपका प्री इमर्जेंस और आपका पोस्ट इमर्जेंस। मतलब जब आपका वीड जो है या खरपतवार जब अंकुरित होने के पहले जब हम उसका खरपतवार नाशी का उपयोग करें तो उस तरह के उपयोग को हम कहते हैं प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड एप्लीकेशन या प्री इमर्जेंस हर्बिसाइडल एप्लीकेशन। जब खरपतवार का बीज अंकुरित नहीं हुआ है और तभी हमने क्या किया है, एप्लीकेशन कर दिया है। तो हर्बिसाइड विच आर यूज्ड बिफोर द इमर्जेंस ऑफ वीड आइदर बिफोर एंड आफ्टर प्लांटिंग ऑफ क्रॉप। आपने जैसे ही क्रॉप को आपने क्या किया, प्लांट किया, या उसके पहले भी क्या किए आपने प्री इमर्जेंस एप्लीकेशन हर्बिसाइड का कर दिया या हर्बिसाइड को अप्लाई कर दिया। तो उस केस में क्या होता है कि ये हर्बिसाइड जो है वो सीड के जर्मिनेशन को क्या करते हैं, आपका मतलब वीड सीड के जर्मिनेशन को आपको क्या करेंगे, उसको रोक देंगे और यंग सीडलिंग को वो जर्मिनेट होने के पहले क्या कर देंगे, किल कर देंगे। तो ये सारे प्रिवेंटिव मेजर आप इसको अपना सकते हो या अपनाया जाता है।